स्वागत है आप सभी का अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं रोशन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने लास्ट टॉपिक में देखा था मौर्य साम्राज्य को। आज हम उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन थे यानी मौर्य प्रशासन उसे देखेंगे, साथ ही साथ उसकी पॉलिटिकल कंडीशन, उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, स्त्रियों की दशा कैसी थी, ये सभी पक्षों को हम देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं मौर्य प्रशासन से पहले। मौर्य प्रशासन किसी भी राज्य को चलाने के लिए या किसी भी राजा के लिए प्रशासन बहुत ही मायने रखता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण लोग होंगे जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, न्यायालय की व्यवस्था यानी जो न्याय कर सके, कर को वसूलने के लिए, लोगों की देखभाल हेतु चिकित्सा पदाधिकारी हो और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये सभी मौर्य प्रशासन में भी हमें देखने को मिलती है। तो मौर्य प्रशासन में सबसे सर्वोच्च स्थान जो था वो राजा का था। ठीक है, तो सबसे सर्वोच्च स्थान राजा का, और मौर्य काल में वंशानुगत केंद्रीय राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी कि इस समय की जो व्यवस्था थी वो केंद्रीय थी, यानी सबसे प्रमुख केंद्र, उसके अलावा वंशानुगत। जाहिर सी बात है, जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना उसके बाद बिंदु यानी बिंदुसार, उसके बाद अशोका, उसके बाद इस तरीके से चलते गए। कुणाल तक आने के बाद, कुणाल के बाद जो है 2 डिवीज़न हो जाता है, एक मगध में ही और दूसरा जबकि उज्जैन चले जाते हैं। तो इस तरीके से तो केंद्रीय प्रशासन में वंशानुगत व्यवस्था देखने को मिलती है। तो करेक्ट। उसके बाद जो है केंद्रीकरण था, मतलब कोई पूरे भारत में के राज्य को एक छत्र कर दिया। जब चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के अशोक ने पूरे भारत को एक सूत्र में जब बांध दिया, तो उस समय भी इनकी व्यवस्था जो थी वो केंद्रीय हो गई। ठीक है, उसके बाद अलग अलग प्रांतों में बांट करके और उसकी अलग अलग राजधानी वो बनाते हैं और वहाँ पर लोग शासन करते हैं, लेकिन सर्वोच्च स्थान केंद्र का ही रहा, यानी मगध का, जो पाटलिपुत्र में बैठे हुए थे। तो केंद्रीय अर्थशास्त्र के अनुसार राजा जो है निरंकुश होता था और अपने प्रजा के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहता था। अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत, ये सप्तांग सिद्धांत पूछी जाती है। सप्तांग सिद्धांत किसके द्वारा दी गई है? सप्तांग सिद्धांत चाणक्य या फिर कौटिल्य कहें, इन्हीं की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। इसमें सप्तांग सिद्धांत को लिखा गया। तो जनरली यही सवाल पूछी जाती है कि सप्तांग सिद्धांत का जो है चर्चा किस पुस्तक में मिलती है सबसे पहली बार, या सप्तांग सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो कौन थे? तो चाणक्य। उसके अलावा अगर हम कुछ और बुक की बात करें तो मेगास्थनीज की इंडिका है। तो इंडिका जनरली तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, जो हेलेना के साथ आया था इसके दरबार में राजदूत बनकर। तो उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और इंडिका में मौर्य प्रशासन को लेकर के काफ़ी सारी बातें लिखी गई है। उसके अलावा शीर्षस्थ जो अधिकारी थे, सबसे ऊंचे अधिकारी, उनको जो यहाँ पर वेतन मिलती थी, तो वेतन में 48,000 पन। ठीक है, 48,000 पन सबसे ऊंचे आला के अधिकारी जो थे उनको मिला करता था। उसके अलावा अर्थशास्त्र में जो है तीर्थ और महामात्रों की संख्या बतलाई गई है, और कर जो इस समय होते थे वो 1/4 से लेकर के 1/6 तक होते हैं। उसे हम धीरे धीरे करके आगे की ओर देखते हैं। तो तीर्थ या महामात्र तो उतने मायने नहीं रखते, कुछ कुछ उसमें हैं जो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो हम आगे धीरे धीरे करके देखेंगे। तो शासन चलाने के लिए मंत्री परिषद की भी व्यवस्था थी, जिसका सर्वोच्च स्थान जो है राजा को ही प्राप्त था। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत यानी चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत को नाम दिया, और चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य, दूसरा विष्णुगुप्त, ये 3 नाम थे। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों के तीनों एक ही नाम है। ठीक है, तो कौटिल्य ने 18 महामात्रों का उल्लेख किया है, जैसे समाहर्ता जो कर निर्धारण पदाधिकारी था। सवाल पूछा जाता है कि समाहर्ता जो है था वो कौन था? तो कर निर्धारण करने वाला, कर निर्धारण
करने वाला अधिकारी, ठीक है। समाहर्ता कर निर्धारण करने वाला अधिकारी, जबकि सन्निहिता या सन्निधता ये दोनों एक ही हैं। सन्निधता ये जो था ये कोषाध्यक्ष था, ठीक है। सन्निधता ये कुछ कीवर्ड्स हैं। समाहर्ता कर निर्धारण करने वाला, सन्निधता यानी कि कोषाध्यक्ष। उसके अलावा जो है शीताध्यक्ष जो राजकीय भूमि का अधिकारी था, राजकीय भूमि का अधिकारी, ठीक है। उसके बाद जो है पौतवाध्यक्ष जो माप तौल के लिए था वह, माप तौल अधिकारी। लौनाध्यक्ष नमक का अधिकारी जो नमक से रिलेटेड कार्य को देखता था। उसके अलावा लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष जो था वह मुद्रा अधिकारी था, यानी मुद्रा की जांच पड़ताल करने वाला लक्षणाध्यक्ष होता था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अधिकारी मिलते हैं। उसके अलावा आकराध्यक्ष जो था वो खान का अधिकारी था, जो खान जहाँ से चीज़ें निकाली जाती थी, जैसे चुनार के बलुआ पत्थर जो निकाली जाती थी जिससे अशोक ने पिलर का निर्माण करवाया है, ऐसे जितनी भी खदानें थी उसके अधिकारी थे। उसके अधिकारी कहा जाता था आकाराध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष जो थे वो चुंगी, शुल्क से ही आप समझ सकते हैं, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। शुल्काध्यक्ष चुंगी कर को लेकर थे, व्यापारी को यह कर चुकाना पड़ता था चुंगी कर। उसके अलावा लक्षणाध्यक्ष जो सिक्कों को जांचने हेतु थे। तो इस तरीके से कुछ अधिकारियों की भी चर्चा मिलती है हमें। प्राचीन काल में सर्वाधिक कर प्रशासन और सर्वाधिक करों की संख्या, यानी कि अभी तक प्राचीन समय से लेकर के मौर्य काल तक जब हम पहुंचते हैं तो सर्वाधिक कर इसी समय देखने को हमें मिलती है। इससे पहले इतने कर नहीं थे और सर्वाधिक जो है प्रशासन की भी व्यवस्था इसी में मिलती है हमें मौर्य काल में ही। सर्वाधिक कर यानी कर जो है ज़्यादा और प्रशासन भी बेहतरीन, यानी उच्च क्वालिटी का प्रशासन भी रहा यहाँ का। जाहिर सी बात है कर जब ज़्यादा ले रहे हैं तो उनको प्रशासन भी उस तरीके से देनी पड़ेगी, क्योंकि जनता में आक्रोश बढ़ेगा, असंतोष फैलेगा तो फिर उसका परिणाम बुरा भी हो सकता है। इस तरीके से था कर में जो है कुछ प्रमुख कर, तो एक होता था भाग। भाग कर क्या होता था कि वह भूमि पर लगाया जाता था, ठीक है, भू उपज पर। यह पूछा जाता है कि भाग कर जो है मौर्य काल में किस चीज़ पर था, तो भाग कर जो था भू उपज, जो 1/4 से लेकर 1/6 तक। सम्राट अशोक राजा बनने के बाद जब बौद्ध धर्म को अपनाता है तो वह रुम्मनदेई लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली पर जाता है और वहाँ उसने एक पिलर गड़वाया और वहाँ के क्षेत्र में उस पिलर पर उसने लिखवाया अष्टभागीय च, अष्टभागीय च, यानी कि 1/8, यानी कि वहाँ पर अब जो भी भू उपज होगी उसका 1/8 कर लिया जाएगा, यानी उसने कर को जो है कम कर दिया। कारण क्या उसने दिया, इसके पीछे तर्क था उसका कि यहाँ पर शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली है, इस वजह से यहाँ पर कर जो है कम वसूले जाएं, टैक्स कम वसूले जाएं। उसके बाद एक सबसे प्रमुख कर था जो आपात के समय में लिया जाता था, प्रणय कर। इसको जनरली आपात कर भी कहा था, ठीक है, इसे जनरली आपात कर भी कहा जाता है, जो मौर्य काल में था। व्यवस्थित गुप्तचर एवं सैन्य प्रशासन जो है बहुत ही बेहतरीन थी। जब कलिंग वॉर हुआ, अशोक ने जब कलिंग को जीता तो वहाँ से जितने भी सैनिकों को उसने गुलाम बनाया, उन सभी को ला करके उसने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो जितने भी राजकीय ज़मीन थे उन सब के ज़मीन कार्यों पर उन्हें लगा दिया। जितने भी इसके सैनिक थे सभी के सभी ज़मीनी कार्यों पर भी चले गए।
इस वजह से है इसकी प्रशासन में शिथिलता भी आती है, जो आगे जा कर के इसके पतन का भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। उसके अलावा फिर जो है एक व्यवस्थित गुप्तचर, जिसे गूढ़ पुरुष कहा जाता था, यानी मौर्य काल में जो है गूढ़ पुरुष शब्द किन के लिए आता है, तो गुप्तचर के लिए। ठीक है, गूढ़ पुरुष जो गुप्तचर होते थे। ठीक है, यानी आज के ISI, रॉ, CBI, CID जो भी हैं, उस तरीके से गुप्तचर उस समय भी होते थे और उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। इसमें दो चीज़ें होती थी, एक संस्था, दूसरा संचार। इसे दो भागों में डिवाइड किया जाता था, संस्था, संचार। संस्था जो एक स्थान पर रह करके कार्य करते थे जनरली, ठीक है, यानी कि ये अस्थायी थे, जबकि ये विचरण करने वाले, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा कर के यह अपने कार्य को किया करते थे। ठीक है, यानी गतिशील एक तरीके से, और ये जासूसी करने का कार्य करते थे। कौटिल्य के समकालीन साक्ष्यों में विशाल सेना की जानकारी मिलती है, क्योंकि कौटिल्य ने सेना के 4 अंग यानी चतुरंग बल का भी उल्लेख किया था। मेगास्थनीज ने जो है 6 अंगों का उल्लेख किया है सेना के, मतलब दोनों में थोड़ा डिफर करता है। मेगास्थनीज के अनुसार 6 अंग थे, जबकि आचार्य चाणक्य के अनुसार या आचार्य कौटिल्य जो भी कहें उनके अनुसार 4 ही अंग होते थे। मौर्य काल में दीवानी एवं फौजदारी मामलों के लिए मतलब जो भी था, कंटक शोधन तथा धर्मस्थीय नामक न्यायालय की जानकारी मिलती है। 2 न्यायालय जनरली ये पूछा तो नहीं जाता है, कंटक शोधन, ठीक है, कंटक शोधन, और एक है धर्मस्थीय। ये दोनों जो है न्यायालय हैं, ये दोनों के दोनों न्यायालय हैं जो मौर्य काल में विद्यमान थे फौजदारी और दीवानी मामले को देखने हेतु। अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन में सबसे ऊपर केंद्र, उसके नीचे प्रांत, ठीक है, प्रांत के नीचे जिला, फिर मध्यवर्ती स्तर और फिर गौप या फिर गौन। जिला, मध्यवर्ती स्तर, गौन या फिर गौप, ये 2 शब्द आते हैं सबसे नीचे का, जबकि सबसे ऊपर केंद्र, यह सबसे प्रमुख था और यहाँ पर सत्तारूढ़ राजा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसकी इस समय की जो भी थी प्रशासन, कुछ हमने जो फैक्ट्स थे उसे भी हमने देखा है कि मतलब कुछ जो कीवर्ड्स थे जिनसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जनरली, उसे भी हमने देखा है। अब हम अगर बात करें इस समय के कुछ प्रमुख अधिकारियों की भी, तो सीताध्यक्ष जो कृषि विभाग का या फिर भूमि को देखने वाला, उसके बाद पौतवाध्यक्ष मापतौल को, पतनाध्यक्ष जो थे वह पतन यानी फिर बंदरगाह को लेकर के थे। ठीक है, इस तरीके से कंटक शोधन जो फौजदारी न्यायालय और धर्मस्थीय या दीवानी न्यायालय था। दीवानी, कंटक शोधन, फौजदारी न्यायालय, यानी दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय दोनों। समाहर्ता, रज्जुक आदि ये सभी काफ़ी सारे नाम हैं जो आगे चल कर के अगर हमारी जो भी वेबसाइट है चाहे एप्लीकेशन पर, वहाँ पर PDF लोड की जाएगी तो उसमें और भी डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई होंगी। अभी जनरली हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक समाहर्ता है, समाहर्ता जो है अशोक के समय में इंट्रोड्यूस होता है, जो कर का सर्वोच्च अधिकारी हो जाता है। सन्निधाता जो है राजकीय कोषाध्यक्ष हो जाता है, जबकि व्यवहारिक जो है दीवानी न्यायालय का हेड हो जाता है, यानी धर्मस्थीय न्यायालय का। धम्म महामात्र जो धर्म के बीच में सामंजस्य बिठाने का काम करता हो। अस्त्राध्यक्ष जो महिलाओं के नैतिक आचरण देखने का काम करती हो। इस तरीके से प्रांत को जो है आहार और विषय में बांटा जाता था। ये सब जनरली इन सब से कुछ सवाल जो है नहीं पूछे जाते हैं। सेना को जो है नगद वेतन दिए जाते थे,
सबसे अधिक वेतन जो था वो था 40,000 रुपया, ठीक है। जबकि सबसे कम जो वेतन होता था वो मतलब 60 आई थिंक वेतन होती थी सबसे कम, जबकि सबसे अधिक जो वेतन होता था वो 40,000 रुपया होता था। इस तरीके से जो है वेतन की भी यहाँ पर हमें चर्चा देखने को मिलती है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो इसमें कलिंग युद्ध जिसका वर्णन 13वें शिलालेख में अशोक ने किया है, और उसी के युद्ध के बाद जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाता है, और सामाजिक स्थिति जो है उसके बाद काफ़ी सारी परिवर्तन हो जाती है, और उसी ने 84,000 स्तूपों का भी निर्माण करवाया। तो ये सवाल पूछे जाते हैं कि भारत का कौन सा ऐसा शासक था जिसने महात्मा बुद्ध की अस्थियों को निकलवा करके 84,000 स्तूप की स्थापना करवाई? तो सम्राट अशोक, ठीक है। तो सम्राट अशोक जो था वो 84,000 स्तूपों का निर्माता भी कहा जाता है। सामाजिक व्यवस्था देखें तो इसमें जो है वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी थी इस समय, जबकि जो भी दास होते थे उनको कृषि कार्यों में लगाया जाता था, यानी जो भी निचले स्तर के लोग होते थे जिनको नौकर कहा जाए एक तरीके से, या फिर जो भी गुलाम हो, उन सभी को कृषि कार्यों में लगा दिया जाता था कि आप कृषि करो, ठीक है। इस तरीके से कृषि कार्यों में भी उन लोगों को संलग्न किया जाता था ताकि वो बैठे ना रहें, उनको बैठे बैठे पेट न भराएं, वो कृषि कार्य करें, ठीक है। उसके अलावा अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों को सबसे सर्वाधिक मतलब उच्च दर्जा ब्राह्मण को अभी भी प्राप्त था, मौर्य प्रशासन में भी, मौर्य काल के समय में भी। उसके बाद जो है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, अनुलोम और प्रतिलोम नामक विवाह भी प्रचलित थी, और नियोग प्रथा जो एक थी इस समय जो प्रचलित होती है जनरली मौर्य काल में, नियोग प्रथा उन लोगों के लिए थी जो स्त्री अपने देवर के साथ रहे, ठीक है। वैसे स्त्रियां जो अपने देवर के साथ रहे उससे नियोग प्रथा नाम दिया गया था, जो मौर्य काल में मौजूद था, मौर्य काल में विद्यमान था ये चीज़, ठीक है। उसके अलावा स्त्री की जो दशा थी थोड़ी उच्च भी देखने को मिल जाती थी, लेकिन उच्च शिक्षा जो है इनके लिए वर्जित थी, ये उच्च शिक्षा वर्जित थी इनके लिए। सम्राट के लिए जो है अंगरक्षिका जो है मतलब उनके आसपास जो है जनरली महिलाओं की ही सुरक्षा दी जाती थी। इसके पीछे भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 20 कन्या नामक एक होती थी जिनको तैयार करने का काम चाणक्य ने किया था सबसे पहले। ये करते क्या थे चाणक्य, मतलब कहा जाता है ऐसा जनरली, हालांकि ये बिल्कुल प्रूफ नहीं है। जो भी कन्या को 20 कन्या बनाना रहता था उसे बचपन से ही वो थोड़े थोड़े मात्रा में जहर दिया करते थे, ताकि उनके शरीर में जो है जहर का एक समय पर काफ़ी अच्छा खासा प्रकोप हो जाए, मतलब उनके शरीर में विद्वान हो जाए, और उनको किसी काम में लगाया जाए दुश्मनों को मारने हेतु, तो वो अच्छे से कर सके, उल्टा इन पर कुछ असर ना हो। और भी काफ़ी सारी जो है किंवदंतियाँ भी प्रचलित है। तो 20 कन्या भी एक नाम आता है मौर्य काल में, ठीक। तो इस तरीके से जो है मतलब महिलाओं की स्थिति यह थी कि सेना में वो जनरली कहा जाता है कि वो सम्राट की सुरक्षा हेतु मौजूद थी। उसके बाद जो है इस समय अर्थशास्त्र के अनुसार 26 अध्यक्षों की नाम आती है जो आर्थिक स्थिति को देखने के लिए मौजूद थे। पुष्यगुप्त इसी समय अशोक के समय एक आता है जो कि सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था पुष्यगुप्त ने। तो ये भी हम आगे चल करके जब हम आगे की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो जनरली ये सभी पक्ष जो थे मौर्य काल से। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मौर्योत्तर काल को, जिसमें शुंग, सातवाहन, कण्व, इंडो पार्थियन, चाहे कुषाण, जितने भी हैं उन सबको, उन सब की आर्थिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके बेहतरीन तरीके से देखेंगे।